हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग प्रागैतिहासिक काल पर चर्चा कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नव पाषाण काल पर चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। नव पाषाण काल हम लोग पाते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नवपाषाण काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस नवपाषाण काल पर हम लोग आज चर्चा करते हैं कि ये काल क्या था, इस काल से जुड़ी हुई कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और कौन सा स्थल अपनी किन विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1865 में हम लोग पाते हैं क्या कि जॉन लुबाक नाम के एक विद्वान थे। तो जॉन लुबाक ने ही प्री हिस्टोरिक टाइम्स में सबसे पहले नियोलिथिक शब्द का जो है सो उल्लेख किया था। मतलब कि नवपाषाण या न्यूलिथिक शब्द का पहला उल्लेख जॉन लुबाक ने 1865 में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो है सो किया था। फिर हम लोग पाते हैं कि इस नवपाषाण काल को गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा एक क्रांति का जो है सो काल कहा गया। मतलब कि नवपाषाण काल को क्रांति का काल किसने कहा? तो गॉर्डन चाइल्ड ने कहा। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं कि विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 बीसी मानी जाती है और भारत के संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत 7000 बीसी मानी जाती है। ठीक है, अब इस नवपाषाण काल में क्या हुआ था तो इसकी विशेषताओं पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर नवपाषाण काल अपनी किन विशेषताओं के लिए जो है सो जाना जाता है। तो सबसे प्रमुख जो इसकी विशेषता है वह है कृषि की शुरुआत का। मतलब कि नवपाषाण काल में ही हम लोग पाते हैं कि मानव खेती करना जो है सो सीख गया, मानव कृषि करना जो है सो सीख गया। मतलब कृषि की जो शुरुआत है तो यह नवपाषाण काल की विशेषता मानी जाती है। नवपाषाण काल में ही खेती की जो है सो शुरुआत हुई, कृषि की जो है सो शुरुआत हुई। अब खेती की जब शुरुआत हो गई, मानव जब खेती करने लगा तो उसका जीवन जो है वो अस्थायी हो गया, क्योंकि फसल को लगाने और फसल को काटने में एक समय लगता है, 3 से 4 महीने का जो है सो समय लगता है। तो जैसे ही मानव जो है वो खाद्यान्न संग्राहक से खाद्यान्न उत्पादक बना, उसका जीवन जो है वो अस्थायी हो गया पूर्व की तुलना में। ठीक है, तो नवपाषाण काल में हम लोग पाते हैं क्या कि मानव चूंकि खाद्यान्न संग्राहक से खाद्यान्न उत्पादक बन गया तो उसका जीवन जो है वो अस्थायी हुआ। अब मानव का जीवन जब अस्थायी होगा तो छोटे छोटे गांव जो है सो बसने लगेंगे। तो नवपाषाण काल में हम लोग पाते हैं क्या कि गांव जो है वो बसने लगे। अब क्या हुआ कि जब खेती करने लगेंगे तो अनाजों को रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चूंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है तो हम लोग पाते हैं क्या कि खेती सीख लेने के पश्चात हम लोग देखते हैं क्या कि मृदभांड का जो है सो निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा, मिट्टी के बर्तनों का जो है सो निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा और चाक का जो है सो आविष्कार हुआ, है ना। मिट्टी के बर्तन, चाक निर्मित जो है सो अब होने लगे। तो हम लोग पाते हैं क्या कि अनाजों को रखने की आवश्यकताओं को जो है सो पूरा किया गया चाक के आविष्कार और चाक के माध्यम से मृदभांडों के निर्माण के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं कि एक तो जीवन अस्थायी हुआ मानव का, दूसरा हम लोग पाते हैं कि चाक का आविष्कार हुआ और मृदभांड जो है वो बड़ी संख्या में जो है सो बनाए जाने लगे। अब इस चाक का उपयोग जो है एक पहिए के रूप में भी किया जा सकता था। तो हम लोग पाते हैं कि नवपाषाण काल में बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी जैसा गाड़ी भी जो है सो अस्तित्व में आया। मतलब कि परिवहन का साधन भी जो है सो इस काल में विकसित हुआ। अब परिवहन का साधन जब विकसित होगा तो सीमित रूप में व्यापार वाणिज्य भी जो है सो आरंभ होगा। तो इस काल में हम लोग पाते हैं कि व्यापार वाणिज्य का भी जो है सो उदय और विकास आरंभ हुआ। ठीक है, तो कहने का कुल मतलब ये है कि मात्र कृषि सीख लेने से एक बड़ा ही व्यापक आमूलचूल परिवर्तन जो है सो मानव के जीवन में आया। यही वजह है कि गॉर्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति का जो है सो काल कहा है।
ठीक है। अब कृषि की जो शुरुआत हुई नवपाषाण काल में, तो माना जाता है कि सबसे पहले जो कृषि की जो शुरुआत हुई, सबसे पहले जो खेती आरंभ हुआ वो पश्चिम एशिया में हुआ, है ना। मतलब कि वैश्विक संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है सो पश्चिम एशिया में जो है सो गेहूं और जौ की खेती आरंभ हुई, ऐसा प्रमाण जो है सो हम लोगों को मिला है। हम लोग नील नदी घाटी में जो है सो गेहूं और जौ की खेती को जो है सो देखते हैं। सबसे पहले जो माना जाता है कि करीब 9000 बीसी के आसपास जो है सो नील नदी घाटी में गेहूं और जौ की खेती जो है सो आरंभ हुई। फिर फिलिस्तीन के जेरिको से भी हम लोगों को जो है सो खेती किए जाने का प्रमाण मिला है, और यह प्रमाण करीब 8500 बीसी के आसपास का है। तो पहले ये माना जाता था कि कृषि जो है ये पश्चिम एशिया में जो है सो स्टार्ट हुआ, और वहाँ से विसरण प्रक्रिया के माध्यम से दक्षिण एशिया की तरफ जो है सो वो बढ़ा। मतलब कि पहले पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत हुई, और फिर रिश्ते रिश्ते जो है सो ये कृषि तकनीक जो है वो दक्षिण एशिया की तरफ आया, है ना। लेकिन ये मान्यता आज ध्वस्त हो गया है, और आज यही माना जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से जो है सो कृषि का विकास हुआ था, ठीक है। तो अब अगर हम लोग नवपाषाण भारत के संदर्भ में अगर हम लोग नवपाषाण काल की बात करें, और विश्व के संदर्भ में भी अगर हम लोग नवपाषाण काल की बात करें, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले उन विशेषताओं को हम लोग जो है सो देखेंगे। मोटे तौर पर इसकी 10 विशेषताएं हैं। तो इन 10 विशेषताओं को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले नंबर 1 जो इसका विशेषता है कि इसी काल में मानव खाद्यान्न संग्राहक से खाद्यान्न उत्पादक जो है सो बन गया, है ना। मतलब कि एक संग्राहक जो अर्थव्यवस्था थी, अब एक उत्पादक अर्थव्यवस्था में जो है सो तब्दील हो गई। तो यह इसकी पहली विशेषता है ना, नवपाषाण काल की। इसकी दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं क्या, कि संगठित रूप से जो है सो पशुपालन जो है सो वो विकसित हुआ, है ना। हालांकि पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन हम लोग संगठित पशुपालन को नवपाषाण काल में देखते हैं कि वो जो है सो विकसित हुआ। ये इसकी दूसरी विशेषता मानी जा सकती है, जिसको आप लोग संगठित पशुपालन का उदय और विकास कह सकते हैं। इसकी जो तीसरी विशेषता थी वो बस्तियों का विकास था, मतलब गांवों का जो विकास होने लगा, गांवों की जो स्थापना होने लगी, ये इसकी तीसरी विशेषता मानी जाती है। चौथी विशेषता में हम लोग देखते हैं कि भूमि के साथ जो है सो एक भावनात्मक लगाव, है ना। चूंकि मानव का जीवन अस्थायी हो गया, एक ही जगह जो है सो वो रहने लगा, तो भूमि के साथ जो है सो एक भावनात्मक लगाव जो है सो इंसान का स्टार्ट हो गया। तो भूमि से एक भावनात्मक लगाव ये नवपाषाण काल की चौथी विशेषता मानी जाती है। फिर इसकी पांचवी विशेषता पर अगर हम लोग बात करें तो संगठित सामाजिक जीवन का आरंभ, है ना। मतलब कि संगठित सामाजिक जीवन का आरंभ ये नवपाषाण काल का जो है सो पांचवा विशेषता था, है ना। मतलब कि लोग मिल करके जो है सो रहने लगे, और एक जो सामाजिक जो चीज़ों का जो आदान प्रदान होता है ना, एक जो सामाजिक जो क्रिया होती है, तो सामाजिक क्रिया प्रॉपर वे में जो है सो नवपाषाण काल में आरंभ हो गई। तो ये इसकी पांचवी विशेषता थी। छठी विशेषता के रूप में हम लोग देखते हैं कि श्रम विभाजन एवं पेशागत विभेदीकरण। मतलब कि हम लोग पाते हैं कि नवपाषाण काल में हम लोग श्रम विभाजन की अवधारणा को देखते हैं, और पेशागत जो है सो विभेदीकरण देखते हैं। माने पेशा के आधार पर लोगों का समूह अलग अलग जो है सो भागों में बंटने लगा था। तो ये इसकी छठी विशेषता थी। सातवीं विशेषता में चाक के आविष्कार को देखते हैं, है ना। चाक का आविष्कार इसकी सातवीं विशेषता थी। फिर आठवीं विशेषता में हम लोग धार्मिक विश्वासों को देखते हैं कि नवपाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि धार्मिक विश्वास जो है सो अस्तित्व में आया, है ना। लोगों का जो है सो धर्म पर जो है सो विश्वास होने लगा, चाहे वो किसी प्रतीक के रूप में हो, या फिर किसी वृक्ष के रूप में हो, या किसी पशु के रूप में ही क्यों ना हो, पत्थर के रूप में ही क्यों ना हो, है ना। लोगों का धार्मिक विश्वास जो है वो नवपाषाण काल में हम लोग उदित और विकसित होता हुआ देखते हैं। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि नवपाषाण काल में ही कटाई बुनाई के साथ साथ कपड़ों का निर्माण भी जो है सो आरंभ हुआ। सूती कपड़ों का निर्माण, है ना। तो सूती कपड़ों का निर्माण, कटाई और बुनाई इसकी जो है सो नौवीं विशेषता मानी जाती है। और 10वीं विशेषता जो नवपाषाण काल की थी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग पाते हैं कि जितनी भी
अन्य विशेषताओं को जो है सो हम लोग देखें, अगर उसमें से इस विशेषता को अगर हम लोग निकाल दें तो फिर नवपाषाण काल का जो फीचर है, नवपाषाण काल का जो एक समग्र जो विशेषता है वो जो है सो पूरा नहीं हो पाएगा। और वो क्या है? तो वो है घर्षित प्रस्तर उपकरणों का प्रयोग जो पॉलिश युक्त होता था। मतलब कि नवपाषाण काल में हम लोग पाते हैं क्या कि घर्षित पत्थरों के औजारों का जो है सो प्रयोग आरंभ हुआ और उसको पॉलिश भी जो है सो किया जाने लगा था। तो हम लोग पाते हैं कि घर्षित पत्थरों का उपयोग जो पॉलिश युक्त होता था, ये नवपाषाण काल की 10वीं विशेषता थी। और औजारों के मामले में नवपाषाण काल में हम लोग कुल्हाड़ी का जो है सो व्यापक प्रयोग देखते हैं, है ना। ये कुल्हाड़ी पत्थर का ही होता था, लेकिन व्यापक प्रयोग जो है सो हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल में। तो ये 10 विशेषताएं मोटे तौर पर आपको याद रखनी है, ठीक है। अब भारत में जो नवपाषाण काल जो आरंभ हुआ, तो हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे प्राचीन जो नवपाषाणिक स्थल जो भारत से जो है सो प्राप्त हुए हैं, भारत ना कहिए, भारतीय उपमहाद्वीप कहिए, क्योंकि उस समय में क्या है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब जो है सो एक ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में हम लोग अलग हुए, भारत और पाकिस्तान हुआ। लेकिन हम लोग पाते हैं कि सबसे प्राचीनतम जो नवपाषाणिक स्थल जो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं वो है मेहरगढ़। भारत के पश्चिमोत्तर में, मतलब पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में क्वेटा घाटी है। तो क्वेटा घाटी में हम लोग पाते हैं क्या कि ये मेहरगढ़ जो है सो मौजूद है। और ये न सिर्फ भारत बल्कि दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन जो है सो नवपाषाण कालीन ये स्थल है मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ सबसे प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है। तो यहाँ से हम लोगों को खेती किए जाने का जो है सो, कृषि कार्य किए जाने का जो है सो प्रमाण प्राप्त हुआ है, जो करीब 7000 BC के जो है सो आसपास का है ना। अब भारतीय उपमहाद्वीप में जो नवपाषाण काल की शुरुआत हुई, तो हम लोग पाते हैं क्या कि क्वेटा घाटी, लोराबाई की घाटी, है ना, झोब घाटी का जो क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे नवपाषाण कालीन स्थल जो है सो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिसमें मेहरगढ़ भी है। मेहरगढ़ के अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि किली गुल मोहम्मद हो गया, गुमला हो गया, राना घुंडई हो गया, है ना, फिर अंजीरा हो गया, मुंडीगाक हो गया, है ना। तो ये सब जो है एक नवपाषाण कालीन स्थल हैं जो कि सिंध बलूचिस्तान क्षेत्र में जो है सो अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए, नवपाषाण काल से जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो क्या पूछा जाता है? तो नवपाषाण काल से संबंधित जो कुछ प्रमुख स्थल थे, वहाँ की विशेषताओं से संबंधित जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहाँ से क्या क्या चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई थी, उसको जो है सो हम लोग अब देखने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि नवपाषाण कालीन स्थल और वहाँ से प्राप्त सामग्री। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेहरगढ़ का। तो ये मेहरगढ़ जो है ये सिंध बलूचिस्तान में है, मतलब क्वेटा घाटी में है। क्वेटा घाटी में जो कोची का जो मैदान है, जिसको ब्रेड बास्केट भी हम लोग कहते हैं, मतलब रोटी का जो है सो बास्केट, ठीक है। तो ये कोची का मैदान ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। और इससे ये संकेत मिलता है कि ये क्षेत्र निश्चित रूप से जो है सो उपजाऊ रहा होगा, वर्तमान में भी है। तो क्वेटा घाटी के कोची के मैदान में ये मेहरगढ़ जो है सो मौजूद था और इसको ब्रेड बास्केट हम लोग कहते हैं। यहाँ से हम लोग को गेहूं, जौ, खजूर और मसूर का जो है सो प्रमाण मिला है। मतलब मेहरगढ़ से कृषि कर्म का प्राचीनतम जो प्रमाण मिला है, तो ये करीब 7000 BC के आसपास का है। और यहाँ से गेहूं, जौ, खजूर, मसूर आदि की खेती का प्रमाण हम लोगों को मिला है ना। यहाँ से हम लोगों को मकान, मतलब घर का भी जो है सो प्रमाण मिला है, जो वर्गाकार और आयताकार शक्ल में है ना। और इसमें से 4 से 5 कमरा तक जो है सो हम लोग देखते हैं। और कच्ची ईंट से जो है सो निर्मित ये मकान है। मतलब कि घास फूस से तो मकान बनते ही थे नवपाषाण काल में, लेकिन मेहरगढ़ से हम लोग देखते हैं क्या कि कच्ची ईंट का भी जो है सो प्रयोग मकान निर्माण में किया गया था। ये मकान वर्गाकार या आयताकार होते थे। 4 से 5 कमरों तक के मकान हम लोगों को मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही नवपाषाण काल के अंतिम चरण के
तांबे के मनके का भी प्रमाण हम लोगों को मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तांबे का मनका है ना, उस जमाने में लोग क्या था कि हड्डी हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, इन सब चीज़ों का जो है गोल गोल संरचना जो है सो ये लोग बनाते थे और उसमें छेद करते थे और फिर उसका उपयोग आभूषण निर्माण में करते थे। तो तांबे के एक मनके का भी प्रमाण हम लोगों को मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जो एकमात्र और अंतिम है। मतलब अन्य किसी दूसरे नवपाषाण कालीन स्थल से हम लोगों को तांबे का मनका जो है सो प्राप्त नहीं होता है, एकमात्र मेहरगढ़ से ही अब तक प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर हम लोगों को मेहरगढ़ से कपास की खेती का भी जो है सो प्रमाण मिलता है ना। और याद रखना है आपको कि विश्व में है ना कपास की खेती का प्राचीनतम जो प्रमाण हम लोगों को मिला है तो वो मेहरगढ़ ही है ना। मेहरगढ़ से ही कपास की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। साथ ही यहाँ से मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने का जो है सो प्रमाण मिला है। मतलब मेहरगढ़ से हम लोगों को मानव के साथ बकरी को जो है सो दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इतना चीज आप ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि नवपाषाण काल में जितने भी स्थल हम लोग देखते हैं भारत में, तो सबसे ज्यादा जो विकसित था वो मेहरगढ़ ही था, है ना। मतलब मेहरगढ़ के जो लोग थे वो अपने समकालीन अन्य दूसरे नवपाषाण कालीन स्थल के लोगों से ज्यादा विकसित थे। ठीक है, क्यों विकसित थे? क्योंकि कपास की खेती करते थे, गेहूं जौ आदि की खेती करते थे, खजूर के साथ साथ मसूर भी जो है उपजाते थे, कच्ची ईंटों का भी जो है सो प्रयोग करते थे, है ना। तो कुछ फीचर है मेहरगढ़ के लोगों का, इस वजह से ये ज्यादा विकसित इनको माना गया है। ठीक है, अब नंबर 2 स्थल बुर्ज होम है ना। बुर्ज होम एक नवपाषाण कालीन स्थल है, ये कश्मीर घाटी में है। बुर्ज होम का मतलब होता है भुर्ज वृक्ष का जो है स्वस्थान, जो भोजपत्र जो हम लोग कहते हैं, भोजपत्र जिस वृक्ष की पत्तियों को भोजपत्र कहते हैं, तो भुर्ज वृक्ष का स्थान हम लोग कहते हैं। बुर्ज होम का मतलब भुर्ज वृक्ष का स्थान होता है। कश्मीर घाटी में यह स्थल है और ये जो बुर्ज होम है इसकी खोज जो है 1935 में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा जो है सो की गई थी। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है तो बुर्ज होम से हम लोगों को गर्तावास का जो है सो प्रमाण मिला है। गर्तावास का मतलब कि बुर्ज होम के जो लोग थे वो एक झील के किनारे जो है गड्ढा कर देते थे, गड्ढा कोड़ देते थे कुएं की तरह, और उसमें जो है सो नीचे घुस करके वो लोग जो है सो रहते थे, है ना। तो शायद इसलिए कि बर्फीली हवाओं से जो है सो रक्षा होती होगी, तो गर्तावास का जो है सो प्रमाण हम लोगों को बुर्ज होम से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को जो है सो दफनाए जाने का प्रमाण हम लोगों को मिलता है। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, जो एकमात्र और अंतिम है। मतलब अन्य किसी दूसरे नवपाषाण कालीन स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है सिवाय बुर्ज होम के। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही हम लोगों को जो है सो यहाँ से मृदभांड का भी प्रमाण मिला है बुर्ज होम से, और मृदभांड में हम लोग चटाई का जो है सो निशान देखते हैं। मतलब कि चटाई का निशान वाला मृदभांड ये बुर्ज होम की जो है सो विशेषता है और बुर्ज होम से ये प्राप्त होता है। साथ ही हम लोगों को बुर्ज होम से एक चित्रित मृदभांड भी जो है सो प्राप्त हुआ है, मिट्टी का एक बर्तन जिस पर भैंस की आकृति जो है सो खुदी हुई है, यह हम लोगों को बुर्ज होम से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 स्थान जो है वो है गुफकराल। तो गुफकराल भी कश्मीर घाटी में ही है, बुर्ज होम के ही पास जो है सो गुफकराल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, इसका शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुफा होती है। तो गुफकराल एक प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल था। यहाँ से क्या मिला है तो ये जो गुफकराल था, तो नाम से ही स्पष्ट है कि यह जो नवपाषाणिक स्थल था ये कुंभकारी के लिए जो है सो प्रसिद्ध था। मतलब मिट्टी के बर्तन के लिए जो है सो ये प्रसिद्ध रहा था, क्योंकि यहाँ से मृदभांड का काफी सारा जो है सो प्रमाण हम लोगों को मिलता है। साथ ही हम लोगों को यहाँ से पत्थर का एक सिलबट्टा जो है सो प्राप्त होता है, सिलबट लोढ़ा, जिसमें मसाला वगैरह हम लोग पीसते हैं, तो सिलबट लोढ़ा का प्रमाण हम लोगों को गुफकराल से प्राप्त होता है। यहाँ से भी गर्तावास का प्रमाण मिला है और यहाँ से हम लोगों को हड्डी की एक सुई भी जो है सो प्राप्त हुई है। गुफकराल के पश्चात हम लोग आते हैं नंबर 4 स्थल पर, जो है
कोल्डिहुआ है ना, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में कोल्डिहुआ एक स्थान इलाहाबाद के पास। तो कोल्डिहुआ एक प्रमुख जो है वो नवपाषाण कालीन स्थल था। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ से धान की खेती किए जाने का विश्व का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण हम लोगों को कोल्डिहुआ से प्राप्त हुआ है, जो इलाहाबाद के पास है। बेलन घाटी में एक नवपाषाण कालीन स्थल है ये, है ना। तो यहाँ से धान की खेती किए जाने का विश्व का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। यहाँ से जो हम लोग को धान प्राप्त हुआ है वो करीब 6500 BC के आसपास का है। और धान जो प्राप्त हुआ है उसकी जो किस्म है वो एरिजा सटाइवा है। मतलब एरिजा सटाइवा किस्म की जो है सो धान हम लोगों को कोल्डिहुआ से जो है सो प्राप्त होता है, जिसको माना जाता है कि विश्व में ये धान की खेती का प्राचीनतम एग्जाम्पल है। लेकिन अभी हाल के दिनों में हम लोग पाते हैं क्या, उत्तर प्रदेश के ही लहुरा देव है ना, उत्तर प्रदेश में लहुरा देव एक स्थान है। तो लहुरा देव से भी हम लोगों को धान का जो है सो प्रमाण मिला है। और वर्तमान में लहुरा देव से प्राप्त जो धान है उसको विश्व का प्राचीनतम जो है सो धान का प्रमाण बताया जा रहा है। ठीक है, लहुरा देव से प्राप्त जो धान है तो वो माना जाता है कि कोल्डिहुआ से प्राप्त धान से भी बहुत पहले का है। ठीक है, करीब करीब 8000 BC बताया जाता है लहुरा देव से प्राप्त धान का प्रमाण। तो खैर, अगर परीक्षा में ये क्वेश्चंस पूछ ही देता है आपसे कि विश्व में धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो उसमें अगर कोल्डिहुआ भी अगर ऑप्शन में रहे और लहुरा देव भी अगर ऑप्शन में रहे तो फिर आप लहुरा देव को आप टिक कीजिएगा। और अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं रहे तो कोल्डिहुआ को टिक कीजिएगा। ठीक है, लहुरा देव रहेगा तो लहुरा देव को ही टिक करना है, नहीं रहे तब फिर कोल्डिहुआ को टिक करना है। ठीक है, अब उसके पश्चात नंबर 5 जो स्थल है वो है महगरा, है ना। महगरा भी बेलन घाटी में ही इलाहाबाद के ही पास है। तो ये महगरा से क्या प्राप्त हुआ है, तो जौ की खेती का हम लोगों को यहाँ से प्रमाण मिला है ना। साथ ही एक बड़ा पशु बाड़ा हम लोगों को मिला है। मतलब वो स्थान जहाँ पशुओं को जो है सो रखा जाता है और उसको चारों तरफ से एक बाड़ा बना करके जो है सो घेरा जाता है। तो एक पशु बाड़ा का प्रमाण हम लोगों को महगरा से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो नवपाषाणिक स्थल है वो चौपानी मांडो है। तो चौपानी मांडो का संबंध मध्यपाषाण काल से भी था, तो हम महगरा का भी संबंध मध्यपाषाण काल से भी था। तो नवपाषाण काल से भी ये स्थल संबंधित रहे। तो चौपानी मांडो भी एक नवपाषाणिक स्थल माना जाता है। और यहाँ से हम लोगों को मृदभांड का जो है सो प्रमाण मिला है। और जैसा कि बता चुके हैं हम कि चौपानी मांडो से जो मृदभांड हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो विश्व में मृदभांड निर्माण का प्राचीनतम एग्जाम्पल है ना। मतलब विश्व में मृदभांड निर्माण का प्राचीनतम जो प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होता है वो चौपानी मांडो से ही प्राप्त होता है ना। अब इसके अतिरिक्त नवपाषाणिक जो स्थल हैं वो पूरे भारत में जो है सो फैले हुए हैं। हम लोग पाते हैं कि एक तो उत्तर पश्चिम के इलाके में, एक पूर्वी भारत के इलाके में और फिर एक दक्षिण भारत के क्षेत्र में हम लोगों को नवपाषाण कालीन स्थल जो है सो प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से। एक फिर हम लोग देखते हैं कि बिहार में हम लोग पाते हैं कि एक चिरांद जो है वह एक नवपाषाणिक स्थल था। बिहार का चिरांद जो छपरा जिले में है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो ये हड्डी के उपकरणों के लिए जो है सो प्रसिद्ध था। मतलब चिरांद जो स्थल था वो हड्डी के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ से हम लोगों को हड्डी के कई उपकरण जो है सो प्राप्त हुए हैं। साथ ही हिरन के सींग से बने हुए कई प्रकार के औजार भी हम लोगों को चिरांद से प्राप्त होते हैं, है ना। अब उसके पश्चात हम लोग पाते हैं क्या कि आसाम जो था, तो आसाम में हम लोग पाते हैं कि कई नवपाषाणिक स्थलों की जो है सो खोज हुई है। उसमें से एक स्थल जो आप ध्यान में रखिएगा वो दाओ जली हार्डिंग, दाओ जली हार्डिंग। तो दाओ जली हार्डिंग आसाम में एक नवपाषाणिक स्थल था। और यहाँ से हम लोगों को झूम खेती किए जाने का विश्व का प्राचीनतम प्रमाण मिला है ना। अगर क्वेश्चंस पूछे कि झूम खेती किए जाने का विश्व का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो दाओ जली हार्डिंग से मिला है, जो असम का एक नवपाषाण कालीन स्थल था। इसके अतिरिक्त असम में हम लोग पाते हैं कि सारू तारू भी एक नवपाषाण कालीन स्थल था। फिर हमारे झारखंड में बरूडी जो है सो एक प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है ना, जिसकी खुदाई अभी भी जो है सो चल रही है। तो बरूडी झारखंड स्थित एक प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है जो सिंहभूम में है। ठीक है, उसके अतिरिक्त
उड़ीसा में कुचाई एक प्रमुख नौपाषाणिक स्थल है ना। कुचाई से भी हम लोगों को मृदभांड का प्रमाण, हड्डी के कई उपकरण जो है सो प्राप्त हुए हैं। फिर इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि आंध्र प्रदेश से बहुत सारे जो है सो नौपाषाणिक स्थल जो है सो खोजे गए हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा प्रमुख जो है सो नौपाषाणिक स्थल रहा, तो एक तो था कोडेकल, कोडेकल आंध्र प्रदेश स्थित नौपाषाणिक स्थल। फिर एक उत्तनूर, उत्तनूर आंध्र प्रदेश का एक नौपाषाण कालीन स्थल। उत्तनूर से हम लोग को कपड़ा निर्माण का जो है सो प्रमाण मिला है ना। उत्तनूर से हम लोगों को नौपाषाण कालीन वस्त्र निर्माण का जो है सो प्रमाण प्राप्त होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि नागार्जुन कोंडा है ना, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा से हम लोगों को नौपाषाण कालीन अवशेष जो है सो प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त हुए हैं हम लोगों को नागार्जुन कोंडा से, तो दो चीज ध्यान में रखिएगा कि मालवाहक पशु का प्रयोग है ना, मालवाहक पशु जैसे गाय हो गया है ना, या फिर गधा हो गया, माने ढोने वाला जो पशु जिसमें बोझा लाद करके हम लोग ढोते हैं, तो मालवाहक पशु का जो है सो प्रयोग हम लोग नागार्जुन कोंडा में जो है सो देखते हैं, है ना। इसका आभास मिलता है कि नौपाषाणिक स्थल नागार्जुन कोंडा में मालवाहक पशुओं का जो है सो प्रयोग माल ढोने में जो है सो किया जाता था। साथ ही यहाँ से युगल समाधान का जो है सो प्रमाण मिला है, मतलब कब्र में एक साथ जो है सो स्त्री और पुरुष को दफनाया गया है। युग्मित समाधान या युगल समाधान का प्रमाण मिला है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में पलाबोए नाम का भी एक नौपाषाणिक स्थल, तो यहाँ से भी हम लोगों को बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। अब उसके पश्चात हम लोग देखें तो कर्नाटका से भी हम लोगों को बहुत सारे नौपाषाणिक स्थल मिले हैं, जैसे तेक्कल कोटा एक प्रमुख नौपाषाण स्थल है। फिर मास्की एक प्रमुख नौपाषाण स्थल है। फिर टी नरसीपुर एक प्रमुख नौपाषाण स्थल है। संगनकल्लू, हुल्लर, ठीक है, तथा ब्रह्मगिरी, ये सब कर्नाटक में है ना। ये सब कर्नाटक में स्थित नौपाषाणिक स्थल हैं। इसमें से ब्रह्मगिरी आप इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मगिरी जो नौपाषाणिक स्थल है तो स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया ये पहला जो है सो नौपाषाणिक स्थल है ना। अगर क्वेश्चन आया परीक्षा में कि स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम किस नौपाषाण स्थल की खोज हुई, तो आंसर देना है आपको ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त फिर हम लोग तमिलनाडु में पय्यमपल्ली नामक एक नौपाषाणिक स्थल को जो है सो देखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जैसा कि हम बताएं आपको कि भारत में नौपाषाण काल की शुरुआत 7000 बीसी के आसपास में हुई है ना। और सबसे प्राचीन जो नौपाषाणिक स्थल जो भारत का है वो मेहरगढ़ है, इस पर चर्चा हम लोग किए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत के संदर्भ में नौपाषाण काल कब शुरू हुआ, तो आंसर आपको देना है 2500 बीसी के आसपास में, है ना। मतलब कि 2500 बीसी से 1000 बीसी का जो काल है वो दक्षिण भारत के मामले में नौपाषाण काल है ना। दक्षिण भारत में हम लोग पाते हैं कि 2500 से 1000 बीसी के बीच में उन विशेषताओं को हम लोग देखते हैं जो लागू हुआ, जो नौपाषाण काल की विशेषता मानी जाती है, जो 10 विशेषता का चर्चा हम लोग किए, है ना। तो दक्षिण भारत में नौपाषाण काल की शुरुआत 2500 बीसी के आसपास में हुई और 1000 बीसी तक जो है सो इसका काल रहा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि दक्षिण भारत के जो नौपाषाणिक स्थल है, खास करके आंध्र प्रदेश में जो नौपाषाणिक स्थल हम लोग देखते हैं, तो राख का टीला उसका एक विशेषता माना जाता है। मतलब कि आंध्र प्रदेश के नौपाषाणिक स्थल से मुख्य रूप से, ऐसे तो दक्षिण भारत के अधिकांश नौपाषाणिक स्थल से हम लोग को राख का टीला जो है सो प्राप्त हुआ है, लेकिन आंध्र प्रदेश के नौपाषाणिक स्थल से ज्यादा बड़ी संख्या में राख के टीले जो है सो प्राप्त किए गए हैं। ये राख का टीला क्या है भाई, तो राख का टीला का मतलब यहाँ ये हुआ जैसे दक्षिण भारत में जो नौपाषाण काल के जो लोग रहते थे, तो हम लोग पाते हैं कि ये दक्षिण भारतीय जो ये लोग थे, ये खेती सीमित रूप मतलब काफ़ी कम, अभी भी जो है सो मुख्य रूप से ये लोग पशुपालन ही करते थे और साल में किसी विशेष महीने में, है ना, या किसी विशेष समय में वो जो है सो मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों, जंगली इलाकों में जाकर के जो है सो रहते थे, अपने पशुओं के साथ रहते थे। तो 3-4 महीना अगर जंगली इलाका में वो रह रहे हैं तो वहाँ पर जो पशु बाड़ा जो उनका बनता था, जहाँ वो पशुओं को रखते थे, है ना, तो उनके गोबर या अन्य चीज़ों से वो जो है सो भर जाता था और जब उस जगह को छोड़ करके ये लोग जब जाते थे, उन सभी चीज़ों को वो लोग आग लगा देते थे, है ना, जिससे एक राख का जो है सो ढेर वहाँ पर बन जाता था और ये क्रमशः जो है सो दोहराया जाता था, है ना, कि इस साल कर दिए, फिर जो है सो मान लीजिए
अगले साल आए, फिर उसके बाद आए, तो क्रमशः जो है सो वहाँ राख जमा होता चला जाता था और जो एक राख के टीले के रूप में जो है सो हम लोगों को प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राख का टीला ये दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक स्थलों की विशेषता मानी